नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज के इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 यानी जिनका पेपर अभी फरवरी 2026 में है, जिनका पेपर 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी, 9 फरवरी और 10 फरवरी को है, यानी जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आए हैं। अब तक जो आपका पेपर हुआ है उसमें जिस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा गया है, जहां से क्वेश्चंस पूछा गया है, बिल्कुल क्लास 9th और 10th के एनसीईआरटी को कवर करके आज ये क्लास तैयार किए हैं, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चंस रहेंगे। केवल साइंस के बायोलॉजी का क्वेश्चन है ये, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सेशन है जो कि आपको देखना ही चाहिए। तो ये क्लास आपको देखना ही है। आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। जिन्होंने सीटी वगैरह चेक नहीं किया है जाइए और चेक कर लीजिए, क्योंकि सीटी इंटीमेशन देखना कब का शुरू हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसकी अधिकता के कारण पौधे मुरझाते हैं। देखिए, पौधे मुरझाते क्यों हैं? जब उस पौधे से आवश्यकता से अधिक पानी बाहर निकल जाता है, और पौधे जो हैं अपने शरीर से पानी जो बाहर निकालते हैं उस प्रक्रिया को हम बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसको पोटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है बाष्पोत्सर्जन को किस में मापते हैं, याद रखिएगा पोटोमीटर में, पोटोमीटर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट है साथियों, मैंने आपको पहले भी ये अग्रवाल एग्जाम काट के 26 जनवरी 2025 का 26 के यानी रिपब्लिक डे सेल के बारे में बताया था, जो कि अभी 25 और 26 जनवरी 2026 तक वैलिड था, जिसमें अग्रवाल एग्जाम काट के सारे बुक्स पर जो है अप टू 40% का डिस्काउंट चल रहा था। इसको परचेस करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ से बाय कर सकते हैं। मैं आपको PDF के माध्यम से ओपन करके दिखा देता हूँ एक कोई सा भी बुक। जैसे कि साथियों, मैंने अग्रवाल एग्जाम काट के और रेलवे के ऑल एग्जाम के जनरल अवेयरनेस और साइंस के PYQ वेस्ट जो क्वेश्चंस है उसका किताब मैंने ओपन किया है यहाँ PDF के माध्यम से। आप जब इसको परचेस करोगे तो ये डिलीवर हो जाएगा आपके घर में। आप देख पाओगे 15 चैप्टर को कवर करके जो है ना, इसमें 7100 प्लस TCS के द्वारा पूछे गए PYQ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे रेलवे के सभी एग्जाम में। इस प्रकार से जो है ये बांटा गया है साथियों, हिस्ट्री का, स्टोन एज का, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक काल, ये सब कुछ आपको साइंस के भी सब कुछ मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये चैप्टर वाइज, एग्जाम वाइज सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे कि कोई सा भी एक चैप्टर में यहाँ पर आपको खोल के दिखा देता हूँ। जैसे कि ये चैप्टर नंबर 12 बायोलॉजी का है। जैसे कि देखो, जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, किसमें पूछा गया है? आरआरबी टेक्नीशियल ग्रेड 3 में। कब? तो 23/12/2024 को फर्स्ट शिफ्ट में। इस प्रकार से आपको पूरा सब कुछ लिखा हुआ मिल जाता है, और 100% और रियल जो PYQ क्वेश्चंस होते हैं वही आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो इसको परचेस करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहाँ से परचेस कर लेना। बहुत ही अच्छी किताब है, आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि किस किस टाइप से क्वेश्चंस जो है रेलवे पूछता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। आपको इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो इसको परचेस कर सकते हैं आप अमेजन के माध्यम से, आपके घर में डिलीवर हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्ट जो है देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, ज़ैंथोफिल का रंग कैसा होता है? देखिए, ज़ैंथोफिल जो है एक पिगमेंट है, एक वर्णक है, और इसका रंग कैसा होता है? तो येलो कलर का होता है, यानी पीला होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीला। अगला क्वेश्चन है, पौधों में क्लोरोफिल का निर्माण होता है किससे? देखिए, जो पौधे होते हैं ना, पौधों में जो क्लोरोफिल होता है उसका निर्माण होता है साथियों कैल्शियम व मैग्नीशियम से। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको ऑप्शन में कैल्शियम और मैग्नीशियम ना मिले तो केवल आपको मैग्नीशियम लिखा हुआ दिखेगा, तो वही आपको टिक करना है, ध्यान रखना ये चीज़। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ती है तो प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है ना, याद रखिएगा बढ़ती है ये भी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने पर जो प्रकाश संश्लेषण की दर होती है ये भी इंक्रीज होती है, ये भी बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, केल्विन चक्र के बारे में सत्य कथन कौन सा है? तो साथियों देखिए, ए में लिखा हुआ है, यह प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया है, बिल्कुल सही है। इसे C3 चक्र के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण एवं कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण,
ये भी केल्विन चक्र के बारे में सत्य कथन है, यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है कोशिका द्रव्य व केंद्रिका द्रव्य मिलकर क्या कहलाते हैं। कई बार मैं आपको ये क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ, रेलवे ग्रुप डी में इस बार आपसे पूछा भी जा चुका है। याद रखिए कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य जो मिलकर है इसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, हिंदी में जीव द्रव्य बोलते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि ऑलरेडी पूछ चुका है, आगे भी रिपीट हो जाएगा क्योंकि 2-3 बार रिपीट हो चुका है कि प्रोटोप्लाज्म ये जो शब्द है ये किसने दिया था। तो याद रखना 1839 में ये शब्द दिया गया था। किसने दिया था? तो पुरकिंजे ने। किसने? पुरकिंजे साहब ने। पुरकिंजे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कोशिकांग राइबोसोम का कार्य क्या होता है। देखिएगा कोशिकांग राइबोसोम जो होता है ना, इसका कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना और नए प्रोटीन का निर्माण करना, यानी ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों ही करेक्ट है। केंद्रक के बारे में सत्य कथन कौन सा है? ध्यान से देखिए केंद्रक के बारे में सत्य कथन, ठीक है। ए में लिखा है कोशिका का नियंत्रक कक्ष होता है केंद्रक, बिल्कुल। राइबोसोम का निर्माता होता है, बिल्कुल। आनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण भी होता है केंद्रक में, यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों सही है। कोशिका विभाजन में कौन सहायता करता है? 4 ऑप्शन है। तो कोशिका विभाजन में कौन सहायता करता है? याद रखना तारककाई। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथियों यहाँ पर अगर आपसे पूछेगा कोशिका विभाजन में पादपों में कोशिका विभाजन में सहायता करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है, तो याद रखिएगा साइटोकाइनिन। ये भी याद रखेंगे आप, साइटोकाइनिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिकांग गोल्जी इकाई का कार्य क्या होता है। डबल स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है ऑलरेडी इसी बार अभी ग्रुप डी में, और एक बार नहीं 5-6 बार। कोशिकांग गोल्जी इकाई का कार्य क्या होता है? ए में लिखा है कोशिकीय पदार्थों का श्रावण एवं परिवहन, बिल्कुल। वसा का संचय, बिल्कुल। उत्सर्जित पदार्थों को कोशिका से बाहर निकलने में मदद करना, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ये तीनों चीज़ें याद रखना, कोई सा भी एक आपको ऑप्शन में दे देगा और पूछ लेगा तो आप तीनों जानोगे तो आपके लिए और भी अच्छा है। क्या पता कौन सा ऑप्शन दे दे। आगे देखिए कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में सुविकसित एवं जंतु कोशिका में अनुपस्थित या न के बराबर होता है। तो देखिए करेक्ट आएगा रिक्तिका। ये जो वैक्यूल होता है ना, ये साथियों जंतु कोशिका में तो बड़े आकार का होता है, माफ करना, पादप कोशिका में ये बड़े आकार का होता है और जंतु कोशिका में बिल्कुल छोटा सा, न के बराबर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कौन से कोशिकांग को जीवित कोशिका की आत्महत्या की थैली या पाचन थैली भी कहा जाता है। तो कौन सा कोशिकांग है जिसको कोशिका की आत्महत्या की थैली या पाचन थैली भी कहा जाता है? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम को। लाइसोसोम की खोज डी डोबे ने की थी। कब की थी? तो 1955 में की थी। चलिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है। ये इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है साथियों, बताइएगा। आगे देखिए गोल्जी इकाई की खोज किसने और कब की थी। तो गोल्जी इकाई की खोज जो है ना कैमिलो गोल्जी ने की थी। मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। कब की थी? तो 1898 में की थी, याद रखिएगा। आगे देखिए कोशिकाएं मिलकर प्राथमिक रूप से किनका निर्माण करती हैं। तो देखिए जो कोशिकाएं होती है ना, ये मिलकर जो है प्राथमिक रूप से किनका निर्माण करती है। देखिए राइट आंसर होगा उत्तकों का। उत्तक जो होते हैं ये कोशिकाओं के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा। इनेमल से संबंधित, देखिए इनेमल से संबंधित गलत कथन कौन सा है भाई? ए में लिखा है यह मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है, बिल्कुल है। यह कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, हाँ बिल्कुल। यह एक प्रकार का प्रोटीन है, नहीं, इनेमल प्रोटीन नहीं, एक प्रकार का उत्तक है, ये सही है। यानी गलत आपको चुनना था तो ऑप्शन नंबर सी गलत लिखा हुआ है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी बाहरी ध्वनि का असर मस्तिष्क में कितनी देर तक रहता है। तो किसी बाहरी ध्वनि का जो असर होता है ना, यह मस्तिष्क में 0.1 सेकंड तक रहता है, याद रखेंगे, या 1/10 सेकंड तक। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डाइसेफिलॉन किस प्रमुख भाग का उपभाग है। देखिए डाइसेफिलॉन जो है किस प्रमुख भाग का एक उपभाग है। करेक्ट आएगा अग्र मस्तिष्क का, या मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो प्रमस्तिष्क गोलार्धों के नीचे स्थित होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है डाइसेफिलॉन के अंतर्गत कौन से भाग आते हैं। तो ये जो डाइसेफिलॉन है इसके अंतर्गत साथियों कौन से भाग आते हैं। तो थैलेमस आता है, हाइपोथैलेमस आता है। तो ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। मस्तिष्क मुख्य रूप से किसका बना होता है। तो ब्रेन जो होता है, मस्तिष्क, ये याद रखिएगा तंत्रिका कोशिका का बना होता है मुख्य रूप से। तो तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर बी राइट है। मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो सोचने या चिंतन के लिए जिम्मेदार होता है।
तो भाई सोचने या चिंतन के लिए जिसको बुद्धि, देखिए जिसको साथियों बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र भी कहा जाता है, तो ये फोर ब्रेन में होता है। ठीक है, फोर ब्रेन याद रखना। यहीं पर एक होता है आपका सेरेब्रम, जो कि सोचने व चिंतन के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर है फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्यास। देखिए प्यास, नींद, भूख। प्यास, नींद, भूख, यानी जो हमें प्यास लगती है, नींद लगती है, भूख लगती है, इसका नियंत्रण कौन करता है? तो करेक्ट आएगा हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, क्लेबस व बजरनिक ने किसको खोजा था? बताइए, क्लेबस व बजरनिक ने इनमें से किसकी खोज की थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिप्थीरिया के रोगाणुओं की खोज की थी, याद रखेंगे। क्लेबस व बजरनिक ने जो डिप्थीरिया का रोगाणु था उसकी खोज की थी। देखिए आप लोगों ने क्लास को लाइक तो कर दिया है ना, सभी लोग क्लास जरूर लाइक करिएगा साथियों। कोई भी कुछ क्लास में कराता हूँ तो ऐसे ही उठा के नहीं ले आता हूँ, बहुत ही रिसर्च और एनालिसिस के साथ आपको कराता हूँ। और आपको पता है जब से आपका पेपर स्टार्ट हुआ था, ठीक है, नवंबर से लेकर जब तक पेपर हुआ तब तक मैंने साथियों प्रॉपर तरीके से बिल्कुल 100% रियल ऑथेंटिक एनालिसिस भी कराया है। तो मुझे पता है कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अभी आपको कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं, कहाँ से क्वेश्चंस आगे पूछा जा सकता है। तो ये क्लासेस ध्यान से देखने हैं, चाहे करेंट अफेयर्स का हो चाहे साइंस का हो। पेचिस या प्लेग चिकित्सा की खोज किसने की थी? तो पेचिस या प्लेग चिकित्सा जो है इसकी खोज की थी साथियों किंटाजातो ने। किंटाजातो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो भाई देखिए लैंडस्टीनर ने एंटीजन की खोज की थी। एंटीजन अगर ना मिले ऑप्शन में तो रक्त समूह आपको मिलेगा, रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज भी लैंडस्टीनर ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन है, कौन सा विटामिन यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए जाना जाता है? तो कौन सा वो विटामिन है जो यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए जाना जाता है? करेक्ट है विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन के। किस विटामिन की कमी से शुष्क छिपांक रोग हो जाता है? यह शुष्क छिपांक एक रोग है जो कि मानव के आंख को प्रभावित करता है। इसको आप साथियों जीरोप्थेल्मिया के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में यह शुष्क छिपांक को जीरोप्थेल्मिया कहा जाता है, जो कि आमतौर पर विटामिन ए की कमी से होता है। यह एक प्रगतिशील नेत्र रोग है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, विटामिन ए की कमी से। किस विटामिन का नाम फोलिक अम्ल है? बताइए फोलिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, विटामिन B9 का। देखिए विटामिन B5 का जो केमिकल नेम है वो है पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B7 का बायोटीन, विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन। अगला क्वेश्चन है अंकुरित गेहूं के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? देखिए ये जो अंकुरित गेहूं का तेल होता है ना, इसमें विटामिन ई पाया जाता है। विटामिन ई जो कि प्रजनन शक्ति को बढ़ावा देता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सांस को छोड़ते समय गैसों की प्रतिशतता क्या रहती है? मैंने कई बार आपको पढ़ाया है। देखिए जब सांस को हम छोड़ते हैं ना, तो छोड़ते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड 4% होता है, नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 16%। उपयुक्त तीनों सही है, ठीक है। निम्न में से कौन द्वितीयक श्वसन अंग है? तो द्वितीयक श्वसन अंग कौन सा है? तो मुख जो है यह द्वितीयक श्वसन अंग है भाई। सांस को लेते समय गैसों की प्रतिशतता, इसमें नाइट्रोजन में कोई भी बदलाव नहीं होता है। 78% लेते समय भी होता है, छोड़ते समय भी होता है, लेकिन इन दोनों में बदलाव हो जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है 0.03% होता है, जो कि वायुमंडल में इतना ही पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ऑक्सीजन की बात करें तो लगभग 20 या 21% जो है हम सांस को लेते हैं ऑक्सीजन के रूप में। याद रखना, यानी वायुमंडल में जितनी प्रतिशत में गैस उपस्थित होता है वो हम लेते हैं और छोड़ते समय थोड़ी सी चेंजेस आती हैं, लेकिन नाइट्रोजन में कोई भी चेंजेस नहीं होती है। मुख्य रूप से किसके ऑक्सीकरण द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है? तो मुख्य रूप से किसके ऑक्सीकरण द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को हम श्वसन कहते हैं? करेक्ट है, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सल्की उपकला उत्तक किसमें पाया जाता है? तो ये जो सल्की उपकला उत्तक होता है ना, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। सल्की उपकला उत्तक किसमें पाई जाती है? तो वायुकोश में। वायुकोश करेक्ट आएगा। देखिए आपको बता देते हैं, सल्की उपकला उत्तक जो है रक्त वाहिकाओं में, फेफड़ों की वायु कोशिकाओं यानी एल्वियोली में, और मुंह, त्वचा तथा योनि जैसी सतहों पर यह पाई जाती है। डायाफ्राम अवस्थित रहता है कहाँ? तो ये जो डायफ्राम है ये कहाँ पर अवस्थित रहता है? करेक्ट है, वक्ष गुहा की निचली सतह पर। वक्ष गुहा की निचली सतह पर। क्लास बिल्कुल सुपर फास्ट करवा रहे हैं, और ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आपको खुद पता चल रहा है कितने इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, किस अभिक्रिया द्वारा
दूध दही में परिवर्तित होता है। तो भाई वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा दूध जो है दही में परिवर्तित हो जाता है? तो याद रखिएगा किण्वन। किण्वन अगर आप बता रहे हैं साथियों तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आएगा किण्वन। देखिए पादपों में श्वसन दर मानव श्वसन दर की तुलना में कैसी होती है? साथियों थोड़ी सी बैकग्राउंड वॉइस अगर आपको आएगा तो माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मूर्ति विसर्जन हो रहा है। आप सभी को पता है सरस्वती पूजा था तो अभी सब जगह मूर्ति विसर्जन हो रहा है, तो यहाँ पर भी हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड आवाज़ आ सकता है। ठीक है, पादपों में श्वसन दर मानव श्वसन दर की तुलना में कैसी होती है? तो देखो करेक्ट आएगा धीमी होती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, पादपों में अकार्बनिक अम्ल जैसे कि अपशिष्ट पदार्थ कहाँ जमा होते हैं? तो पादपों में अकार्बनिक अम्ल जैसे अपशिष्ट पदार्थ ये कहाँ पर जमा होते हैं? करेक्ट आएगा रिक्तिका में, वैक्यूल में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, एक मादा जनन कोशिका से एक बार में कितने अंडाणु बनते हैं? तो भाई एक मादा जनन कोशिका से एक बार में कितने अंडाणु बनते हैं? याद रखिएगा एक अंडाणु एक बार में। चलिए आगे देखिए, शुक्र वाहिनी को काट देने से क्या होगा? देखिए अगर शुक्र वाहिनी जिसको वास्ट डिफरेंस आप बोलते हैं, अगर इसको काट दे तो क्या होगा भाई? याद रखिएगा वीर्य शुक्राणु रहित होगा। वीर्य तो आएगा लेकिन उसमें शुक्राणु नहीं होगा, स्पर्म नहीं होगा। आगे देखिए, वृषण कोष का कार्य, वृषण कोष का क्या कार्य होता है? तो वृषण कोष का कार्य यही होता है कि वृषण का तापमान समान रखता है। ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। अगला है अपरा यानी बीजांडसन का कार्य क्या होता है? देखिए अपरा यानी बीजांडसन का कार्य जो है ये कई हार्मोन का उत्पादन करता है। बिल्कुल, भ्रूण द्वारा उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को हटाता है। बिल्कुल, भ्रूण को ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही है। देखिए निम्न में से कौन सा प्राथमिक जनन अंग है? तो भाई इनमें से कौन सा प्राथमिक जनन अंग है? किसको प्राथमिक जनन अंग कहा जाता है? तो याद रखिएगा वृषण। देखिए पुरुषों में प्राथमिक जनन अंग वृषण होते हैं और महिलाओं में अगर आपसे पूछे तो अंडाशय होता है, अंडाशय। ठीक है, याद रखना। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्पस लुटियम किस हार्मोन को स्रावित करता है? तो कार्पस लुटियम जो है किस हार्मोन को स्रावित करता है? करेक्ट है प्रोजेस्टेरोन को। प्रोजेस्टेरोन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। कार्पस लुटियम प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का स्राव करता है। इसके अलावा ये रिलैक्सिन नामक हार्मोन का भी स्राव करता है। याद रखना ये पादप हार्मोन है साथियों, माफ करना यार, पादप बोल रहे हैं यार, ये जो है ना याद रखना मादा जनन हार्मोन है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, मादाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण किस हार्मोन से प्रेरित किए जाते हैं? देखिए मादाओं में जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं किस हार्मोन से प्रेरित किए जाते हैं? करेक्ट है एस्ट्रोजन से। एस्ट्रोजन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु अस्थायी रूप से किस में रखे जाते हैं? अस्थायी रूप से पूछा है। याद रखना शुक्राणु जो है इसको अस्थायी रूप से अधिवृषण में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है, अधिवृषण। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो होती है फीमर। और ये जो हड्डी है फीमर ये जांघ में पाई जाती है साथियों, याद रखना मानव के जांघ में। नेक्स्ट है, मनुष्य के मस्तिष्क का औसत भार क्या होता है? तो एक मनुष्य के मस्तिष्क का जो औसतन भार होता है ना वो कितना होता है? तो 1350 ग्राम का। ऑप्शन नंबर बी 1350 से 1400 ग्राम के आसपास जो भी आपको ऑप्शन मिले वही आपको टिक करना है। ईसीजी का संबंध शरीर के किस अंग से है? ईसीजी जो कराया जाता है ये किस लिए कराया जाता है? तो हृदय से संबंधित बीमारियों का पता लगाने के लिए। तो हृदय करेक्ट आएगा। एक ईसीजी होता है और एक होता है ईईजी। ईईजी अगर आपसे पूछे तो इसका संबंध है मस्तिष्क से, याद रखना। देखिए मनुष्य सांस ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? मनुष्य सांस ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, यह जो प्रक्रिया है इसको श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा, श्वासोच्छ्वास। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर में जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है वो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, जो हमारे मस्तिष्क के आधार में पाया जाता है। एक क्वेश्चन और है कि मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो कितना जोड़ा पूछा है तो 23 जोड़ा पाया जाता है। 23 जोड़ा यानी टोटल मिला के 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था और मैंने सुपर फास्ट तरीके से आपको कंप्लीट करा दिया। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्वेश्चंस कैसे थे, क्लास आपको कैसा लगा है। रात में करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आएगा, जरूर देखना। और वीडियो को इससे पहले जो क्लासेस मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं वो भी देखने हैं आपको, जाकर देख लेना। तो चलिए फिर मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।